नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ईरान जंग शुरू होने से पहले और ईरान युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बार बयान बदला है कि लोग इस बयान पर भरोसा करें तो कैसे करें। 2 दिन पहले उन्होंने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले ही उन्होंने 5 दिन के युद्ध ब्रेक का ऐलान कर दिया। लेकिन इसके बावजूद जंग में कोई कमी नहीं आई। ट्रंप के युद्ध विराम के ऐलान के तुरंत बाद इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि ट्रंप के युद्ध विराम की वजह आखिर है क्या? आखिर ट्रंप ने अपना ईरान प्लान क्यों बदल दिया? क्या किसी बड़े ऑपरेशन के लिए वो टाइम बाय कर रहे हैं? आपको इन तमाम सवालों का जवाब मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले ईरान की जंग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर दे दूं। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया। ईरान ने अपनी 78वीं लहर की शुरुआत कर दी है। तेल अवीव, हाइफा शहर पर मिसाइलों की बरसात हो रही है। बताया जा रहा है कि ईरान ने अब न्यू वेरिएंट के मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो क्लस्टर मिसाइल की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसके वॉरहेड पर 100 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक है। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई युद्ध खत्म करना चाहते हैं या युद्ध को अगले लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं? डेडलाइन खत्म होने से पहले ट्रंप ने क्यों बदला ईरान प्लान? अड़तालीस घंटे के बाद अब क्यों दिया 120 घंटे का टाइम? And so we're giving it 5 days and then we're going to see where that takes us. And क्या युद्ध को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं ट्रंप? क्या डील की आड़ में है धोखे का कोई प्लान? ट्रंप का ईरान प्लान मुस्तबा को क्यों नहीं मंजूर? تا گرفتن همه خسارات ما، تا برداشتن همه تحریم‌های اقتصادی و تا گرفتن یه تضمین حقوقی بین المللی در عدم مداخله ایران در अमेरिका के 5 दिनों के युद्ध ब्रेक के बावजूद मिडिल ईस्ट में भीषण जंग जारी है। अमेरिका के युद्ध विराम के दावों के बीच ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी जारी है। इजराइल ईरान पर बम वर्षा कर रहा है तो ईरान भी इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट में IRGC ड्रोन्स मार रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है। जंग के 25वें दिन ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 78वीं लहर शुरू कर दी है। ट्रंप के शांति प्लान पर क्यों नहीं तैयार है ईरान? ट्रंप के युद्ध विराम की वजह क्या है? क्या इतने बड़े हमले से घबरा रहे हैं या बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 21 मार्च को ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसकी मियाद आज सुबह 5 बजे खत्म हो रही थी। लेकिन उससे पहले ही ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ईरान के खिलाफ अगले 120 घंटे तक हमला नहीं करेंगे। we're giving it 5 days and then we're going to see where that takes us. And I would say at the end of this period, I think it could very well end up being a very good deal for everybody. As good as if we went all the way and just literally annihilated the place, which if we don't have to do that, that would be a good thing, not a bad thing. In addition, ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत के बाद फैसला लिया गया है, इसीलिए उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध को 5 दिन का ब्रेक दे दिया है। मतलब 48 घंटे के भीतर ट्रंप ने यू टर्न मार दिया।
21 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि अगर 48 घंटे के भीतर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो ईरान के पावर प्लांट को तबाह कर देंगे, ईरान को अंधेरे में डुबो देंगे। 23 मार्च को ट्रंप ने कहा कि अगले 5 दिनों तक वो ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध विराम के लिए ईरान के एक सम्मानित नेता से बात हो रही है। A top person, don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Not much talk. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Are these direct? Nobody. We have not heard from the son. Every once in a while, you'll see a statement made, but we haven't. We don't know if he's living. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. अमेरिका के 5 दिन के युद्ध विराम को ट्रंप की चाल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के 5 शक्तिशाली युद्धपोत ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस पोर्टलैंड, यूएसएस कॉमस्टॉक, यूएसएस न्यू अलायंस और यूएसएस त्रिपोली शामिल है। ये सब कोई मामूली युद्धपोत नहीं है। इन युद्धपोतों में स्पेशल मरीन कमांडो तैनात हैं, जो ईरान में ऑन ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए ट्रंप ईरान के पावर प्लांट को अटैक करना चाहते हैं, ईरान को अंधेरे में डुबोना चाहते हैं। 5 दिन बाद ईरान के पावर प्लांट को तबाह करने के लिए ट्रंप ने जो प्लान बनाया है, उसके मुताबिक ईरान के 3 पावर प्लांट को तबाह करने के लिए 3 प्रकार के बम वर्षक विमान का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले B-2 बॉम्बर से अटैक किया जाएगा, जो चुपके से घुसकर ईरान के एयर डिफेंस को तबाह करेगा। फिर B-1 बॉम्बर कम ऊंचाई पर पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ पावर प्लांट के पास पहुंचेगा और निशाना बनाएगा। इसके बाद B-52 का इस्तेमाल किया जाएगा, जो ईरान की मिसाइलों को चकमा देते हुए पावर स्टेशनों तक पहुंचेगा और कूलिंग टावरों से लेकर ट्रांसफार्मर तक हर चीज को तबाह कर देगा। दरअसल ट्रंप ईरान के बिजली उत्पादन की क्षमता को खत्म करना चाहते हैं, ताकि एक साथ पूरा ईरान अंधेरे में डूब जाए। इसीलिए टाइम बाय कर रहे हैं। तभी तो ईरान ट्रंप के दावों को फेक बता रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबफ ने दावा किया कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर के लिए अमेरिका ये फेक न्यूज फैला रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों तेल के दलदल में फंसे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि ईरान की जनता हमलावरों के लिए पूर्ण और कठोर दंड की मांग करती है। सभी ईरानी इस लक्ष्य की प्राप्ति तक अपने सर्वोच्च नेता और जनता के साथ पूरी दृढ़ता से खड़े हैं। ईरान ने साफ साफ 2 टूक शब्दों में ट्रंप के पीस प्लान को खारिज कर दिया। साथ ही ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ अपनी 78वीं लहर की शुरुआत कर दी। ट्रंप के दावे के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 3 सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किया। ईरान ने कुवैत, सऊदी अरब और यूएई में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन्स दागे। ईरान ने ट्रंप को क्लियर और लाउड जवाब दे दिया है कि जब तक अमेरिका की इन शर्तों को नहीं मानता, तब तक वो युद्ध विराम नहीं करेगा। ईरान की पहली शर्त है कि भविष्य में दोबारा युद्ध न होने की गारंटी दी जाए। दूसरी शर्त है कि जंग में ईरान को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। तीसरी शर्त है कि ईरान पर लगे सभी तरह के प्रतिबंधों को हटाया जाए। تا گرفتن همه خسارات ما، تا برداشتن همه تحریم‌های اقتصادی و تا گرفتن یه تضمین حقوقی بین المللی در عدم مداخله ایران در عدم مداخله آمریکا در مسائل ایران این جنگ ادامه داره و توضیح میدم چرا ما چنین تصمیمی گرفته شده. هم ملت ما، هم رهبر ما، هم نیروهای مسلح. من در مصاحبه خواهم گفت که بحث ما با آمریکا فقط جنگ 12 روزه و جنگ رمضانه یا نه یه ماجرای 47 ساله است که همینجا دیگه ما باید پایان بدیم به این مسئله. ईरान को ट्रंप के किसी बयान पर यकीन नहीं है।
इसीलिए मिडिल ईस्ट में ताबड़तोड़ मिसाइलें मार रहा है। IRGC बहरीन पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर रहा है। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक क्लस्टर मिसाइलों की बरसात कर रहा है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि वो जंग से पीछे हटने वाला नहीं है। जब तक ईरान को हुए नुकसान की भरपाई नहीं मिलती तब तक जंग जारी रहेगी। लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं कि युद्ध विराम के लिए ईरान से बातचीत हो रही है। So we are now having really good discussions. They started last night, a little bit, the night before that, and I think they're very good. They want peace. They've agreed they will not have a nuclear weapon, et cetera, et cetera. But we'll see. You have to get it done. But I would say there's a very good chance. And it began when I said that I won't be. We were planning tomorrow on shooting down some of their power plants, and we're going to hold that up. Hopefully we won't have to do it, and hopefully we can make a deal that's good for all of us, including the Middle Eastern allies that have been very good to us, including Israel, that's been a great partner in this fight. They've really been a good partner in the fight. They fought hard. ट्रंप का दावा है कि बातचीत की पहल अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान की तरफ से हुई। लेकिन सवाल यह है कि जब बैक चैनल से बातचीत हो रही है तो उसका खुलासा पहले क्यों हुआ? हालांकि इस बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के साथ मिलकर ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संडे को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बात की, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से चर्चा की। इस बीच मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची से बात की, जिसके बाद अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच बातचीत हुई। इन कोशिशों का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को कम करना है और बातचीत का रास्ता खोलना है। कहा जा रहा है कि युद्ध विराम को लेकर जल्दी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बैठक हो सकती है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र मध्यस्थता की भूमिका में होंगे। अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति JD Vance शामिल होंगे। हालांकि ईरान की ओर से कौन शामिल होगा अब तक ये साफ नहीं है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी फौज की तैनाती बढ़ा दी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपने जेट स्पेशल फोर्स की तैनाती की है। उसमें 160th सोअर है, जो एक एलीट हेलीकॉप्टर यूनिट है, जिसकी मदद से रात में स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। दूसरी फौज 75th रेंजर रेजिमेंट है, जो त्वरित एक्शन के लिए जानी जाती है, जो दुश्मन के हवाई अड्डों पर कब्जा करती है और हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाती है। इन्हें ऑन ग्राउंड ऑपरेशन में माहिर माना जाता है। तीसरी फोर्स है डेल्टा फोर्स, जो एंटी टेररिस्ट इकाई है। ये बहुत ज्यादा जोखिम भरे ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। चौथी फोर्स है फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप, जो मेनली एशिया पैसिफिक में काम करती है और सहयोगी देशों की सेनाओं को ट्रेनिंग देती है, अपरंपरागत युद्ध लड़ती है और विद्रोहियों या सहयोगी सेनाओं का समर्थन करती है। इसके अलावा फिफ्थ स्पेशल फोर्सेस ग्रुप और यूएस नेवी सील्स को भी तैनात किया गया है। मतलब साफ है, ट्रंप के 120 घंटे के युद्ध ब्रेक के पीछे अमेरिका का बड़ा प्लान है। या तो बड़े ऑपरेशन से पहले की शांति है, या फिर जंग से बाहर निकलने के लिए सेफ पैसेज की तैयारी है। मिडिल ईस्ट में मचे हुए घमासान के बीच डोनाल्ड ट्रंप शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। मिलिट्री हमले को 120 घंटे के लिए रोकने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। युद्ध और भी तेज हो गया है। तेल अवीव पर ईरानी मिसाइलों की बौछार हो रही है, तो इजरायली फोर्स दो मोर्चे पर एक साथ हमले कर रही है। तेहरान के साथ ही लेबनान में भी तबाही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने युद्ध की ढाई चाल चल दी है, या जंग में फंसे ट्रंप कंफ्यूज हो गए हैं? इस रिपोर्ट से समझिए।
ईरान इजराइल के बीच भीषण वॉर, तेहरान से तेल अवीव तक बमों की बौछार। इस्फहान, खुरमशहर, लेबनान, इजरायली हमले से मचा घमासान। युद्ध में ट्रंप की नई ढाई चाल, हॉर्मुज स्ट्रेट पर मचेगा बवाल। ईरान और इजराइल के बीच घमासान जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इजरायली फोर्स तेहरान के अहम ठिकानों को निशाना बना रही है, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। तो ईरान की IRGC इजराइल की राजधानी तेल अवीव, हाइफा जैसे शहरों पर मिसाइलें बरसा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही शांति वार्ता का दावा कर रहे हों, हमले को 5 दिनों के लिए टालने की बात कर रहे हों, लेकिन हकीकत उससे उलट दिख रही है। ये तस्वीरें तेहरान के पहाड़ी इलाके के एक मिसाइल लॉन्चर की हैं। आसमान में आग उगलती मिसाइलें टारगेट की ओर बढ़ रही हैं। ईरान की IRGC ने एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ईरान के टारगेट पर इजराइल और गल्फ देशों में मौजूद अमेरिकी बेस हैं। इसके जवाब में इजरायली फोर्स भी ताबड़तोड़ बम बरसा रही है। इजरायली एयर स्ट्राइक से तेहरान और आसपास के इलाकों में भारी तबाही हो रही है। इजरायली सेना ने बीते 24 घंटे में ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। इजराइल की IDF ने तेहरान में बसीज के एक हेडक्वार्टर पर हमला किया। ईरान के इस्फहान शहर पर अटैक किया। इस्फहान में ईरान का न्यूक्लियर ठिकाना भी है। ईरान के पोर्ट सिटी खुरमशहर को भी इजराइल ने निशाना बनाया। ईरान के पूर्वी अजरबैजान पर एयर स्ट्राइक की। हमले की ये तस्वीरें तेहरान में बसीज के हेडक्वार्टर की हैं। बसीज का हेडक्वार्टर ईरान के पहला मिलिट्री फोर्स का एक कमांडर सेंटर है। इसका इस्तेमाल ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के लिए लड़ाकों की भर्ती के लिए करता है। इजरायली हमले में बसीज का हेडक्वार्टर पूरी तरह तबाह हो गया है। तेहरान के साथ ही इजरायली सेना ने इस्फहान और खुरमशहर पर भी जमकर बमबारी की, जिससे पूरे इलाके में भारी तबाही मची। ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में भी IDF ने एयर स्ट्राइक की। पूर्वी अजरबैजान के रिहायशी इलाकों की एक बिल्डिंग को निशाना बनाया। हमले में कम से कम 6 लोग मारे गए, जबकि 9 लोग घायल हो गए। इजराइल एक साथ 2 मोर्चों पर हमले कर रहा है। एक तरफ तेहरान समेत ईरान के अहम ठिकानों पर भारी तबाही मचा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी टारगेट कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर बर्बाद कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने सबसे बड़ा हमला किया है। इजराइल ने रिहायशी इलाके में जमकर बमबारी की। इजरायली हमले में लेबनान की राजधानी बेरूत में एक रिहायशी अपार्टमेंट को निशाना बनाया, जिसमें भारी तबाही हुई। बेरूत के बशामोन इलाके में हुए इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। ये तस्वीरें दक्षिणी लेबनान के एक पेट्रोल पंप की हैं, जहां इजरायली सेना ने हमला किया है। हमले के बाद पेट्रोल पंप में भीषण विस्फोट हुआ और धू-धू कर जलने लगा। ये पेट्रोल पंप हिजबुल्लाह से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है।
तेहरान और लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले जारी रखने की बात कही है। नेतन्याहू के मुताबिक जब तक अमेरिका और इजराइल का मकसद पूरा नहीं हो जाता, ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं कर दिया जाता, ये हमला जारी रहेगा। הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי मैंने अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। राष्ट्रपति का मानना है कि आइडिया फॉर अमेरिकी सेना की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का लाभ उठाकर एक समझौते के जरिए युद्ध के मकसद को पूरा किया जा सकता है। एक ऐसा समझौता जो हमारे महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करेगा। इसके साथ ही हम ईरान और लेबनान दोनों पर हमले जारी रखे हुए हैं। हम मिसाइल प्रोग्राम और परमाणु कार्यक्रम को कुचल रहे हैं और हिजबुल्लाह को लगातार गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले हमने 2 और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार गिराया है और भी आगे कार्रवाई जारी रहेगी। हम किसी भी हालात में अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करेंगे। על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב। इजरायली हमले के जवाब में ईरान भी ताबड़तोड़ तबाही मचा रहा है। तेल अवीव से हाइफा, डिमोना तक मिसाइलों की बौछार कर रहा है। इस बीच इजराइल को दोहरा झटका लगा है। एक तरफ ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर कई मिसाइलें दागी, तो दूसरी तरफ लेबनान में आईडीएफ पर हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों की एक टुकड़ी पर मिसाइल हमले का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि तेल अवीव में धमाका ईरानी वॉरहेड की वजह से हुआ। इजरायली पुलिस ने बताया कि नुकसान लगभग 100 किलोग्राम विस्फोटक वाले एक ईरानी वॉरहेड की वजह से हुआ था। मिसाइल से रिहायशी सड़क पर घरों और कारों को नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी के गंभीर रूप से घायल होने की कोई खबर नहीं है। तस्वीरें इजराइल की राजधानी तेल अवीव की हैं। ईरान की IRGC ने यहां क्लस्टर बम वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। मल्टीपल वॉरहेड वाली ये मिसाइलें आसमान में जब फटी तो इससे निकले क्लस्टर बमों से भारी तबाही मची। IRGC ने तेल अवीव पर 100 किलो विस्फोटक वाले बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरानी मिसाइलों को रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस पूरी तरह से फेल हो गया, जिससे पूरे इलाके में भारी तबाही हुई। तेल अवीव के साथ ही इजराइल के हाइफा शहर को भी ईरान ने निशाना बनाया। रात के अंधेरे में जब क्लस्टर बमों वाली मिसाइलें फटी तो आसमान में आतिशबाजी जैसा नजारा दिखा। इजराइल के साथ ही ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका मिलिट्री बेस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। IRGC ने कुवैत, सऊदी अरब और UAE में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया है। गल्फ में अमेरिका के सहयोगी देशों पर भी मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है। ईरान ने बहरीन और सऊदी अरब पर भी ड्रोन मिसाइलें दागी हैं। सऊदी अरब ने ईरान के 4 ड्रोन को इंटरसेप्ट करके गिरा दिया। एक ओर ट्रंप शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर उसका सहयोगी देश इजराइल ईरान पर बमों की बौछार कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सोची समझी रणनीति के तहत सिर्फ बातें बना रहे हैं, ईरान पर फिर से हमले की तैयारी कर रहे हैं, या युद्ध में बुरी तरह से फंसने के बाद वो अब कंफ्यूज हो गए हैं। इस बीच एक अमेरिकी सीनेटर ने दावा किया है कि अगले 6 महीनों में ईरान, वेनेजुएला और क्यूबा में नई सरकारें देखने को मिल सकती हैं। You know, we're at an interesting moment in time because there is a very real possibility in the next 6 months we could see new governments in Iran, Venezuela, and Cuba. And if we end up with governments in those 3 countries
that want to be friends with America rather than are enemies with America. मिडिल ईस्ट युद्ध से पूरी दुनिया पर तेल और गैस का संकट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का स्टैंड क्लियर है कि वो दुश्मनों के जहाज को किसी भी कीमत पर हॉर्मुज रूट से गुजरने नहीं देगा। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी एक बार फिर सुपर हिट साबित हुई। इसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और भारत के लोग राहत की सांस ले रहे हैं। पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मोदी की डिप्लोमेसी फिट, हॉर्मुज प्लान सुपरहिट। आग का दरिया हॉर्मुज पार, भारत आ रहे एलपीजी से भरे 2 जहाज। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच ये तस्वीरें भारत के लिए बेहद राहत देने वाली हैं। देश में एलपीजी संकट की जो टेंशन बनी है, उसका समाधान अब मोदी सरकार की कूटनीति से हो रहा है। गैस से भरे 2 जहाज जगवसंत और पाइन गैस भारत आ रहे हैं। इन दोनों में 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी लोड है। 48 घंटे में ये दोनों टैंकर भारत पहुंच सकते हैं। इन दोनों टैंकर्स से आ रही एलपीजी से 65 लाख घरेलू गैस सिलेंडर भरे जा सकेंगे। जहाज ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक एलपीजी टैंकर, पाइन गैस और जगवसंत एक दूसरे के करीब चल रहे हैं। दोनों जहाज सोमवार सुबह फारस की खाड़ी से रवाना हुए और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया। हॉर्मुज रूट इस वक्त बारूदी फिजाओं से घिरा है। ऐसे में भारत के एलपीजी जहाजों का आना वाकई पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाला है। जगवसंत गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंचेगा। ये 26 मार्च को भारत पहुंच सकता है। इस पर 33 भारतीय नाविक सवार हैं। दूसरा पाइन गैस जहाज कर्नाटक के न्यू मैंगलोर पोर्ट पर आने वाला है, जो कि 28 मार्च को आने की उम्मीद है। इस पर 27 भारतीय नाविक तैनात हैं। युद्ध के मुहाने पर खड़े इस सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते से 2 भारतीय योद्धा सीना तान कर निकल पड़े हैं। ईरान युद्ध शुरू होने के वक्त हॉर्मुज में 28 भारतीय जहाज मौजूद थे, जिनमें से 24 पश्चिमी हिस्से में हैं और 4 पूर्वी हिस्से में थे। दोनों ओर से 2-2 जहाज सुरक्षित भारत आ चुके हैं। एलपीजी से भरा शिवालिक 16 मार्च को मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा, जबकि नंदा देवी 17 मार्च को कांडला पहुंचा। वहीं जग लाडकी नाम का तेल टैंकर 80,886 टन कच्चा तेल लेकर 18 मार्च को मुंद्रा पहुंच चुका है। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक इंडियन फ्लैग वाले 22 जहाज अब भी हॉर्मुज के पश्चिम में फंसे हैं। 22 भारतीय जहाज और उस पे 600 भारतीय नाविक सभी सुरक्षित हैं। कोई भी मैरीटाइम इंसिडेंट की सूचना नहीं है। 2 एलपीजी टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर रहे हैं या कर रहे हैं, और उनमें क्वांटिटी क्या है। आपने 2 नाम लिए, उन नाम के अनुसार जो एलपीजी की क्वांटिटी होगी, दोनों की सम्मिलित क्वांटिटी वही 92,000 मीट्रिक टन होनी चाहिए। मूवमेंट स्टार्ट किया है। हॉर्मुज से आ रहे दोनों जहाज पर देश की कुकिंग गैस की लगभग 1 दिन की सप्लाई है। भारत में औसतन हर दिन लगभग 90,000 से 93,500 मीट्रिक टन एलपीजी की खपत होती है। यानी एक दिन में भारत में जितनी एलपीजी की खपत होती है, इन जहाजों पर उतनी ही एलपीजी है। सरकार भी लोगों से पैनिक क्रिएट ना करने की अपील कर रही है। देश में जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर भी सरकार की नजर है। सभी राज्य सरकारों को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा गया है। सरकार के आदेश पर जमाखोरों पर एक्शन भी हो रहा है, लेकिन एलपीजी की किल्लत का असर लोगों के घरों से कारोबार तक हो रहा है। गुजरात के मोरबी का विश्वख्यात सिरेमिक कारोबार मुश्किलों में है। गैस किल्लत के चलते कारखानों पर ताला लगाने की नौबत आ गई है। सिरेमिक उद्योग में मुख्य ईंधन नेचुरल गैस और प्रोपेन गैस है, जो दोनों कतर और सऊदी अरब से आती हैं। युद्ध के चलते इनकी सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है।
अब नेचुरल गैस मुश्किल से केवल 10 दिन तक ही मिल पाएगी, जबकि प्रोपेन गैस का स्टॉक मात्र 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। मोरबी की टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बाहर पड़े ये खाली स्टैक होल्डर्स ही इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस वक्त गैस की सप्लाई बंद होने की वजह से मोरबी की टाइल्स इंडस्ट्री जो है वो किस प्रकार से ब्लीड कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे अमूमन जब आप आएँ, जब ये फुल फ्लेजेड चल रहा होता है तो इस प्रकार से स्टैक्स जो हैं वो खाली पड़े अपने टाइल्स के स्टॉक का वेट नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये पूरी तरह भरे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है पहले की बनी हुई, क्योंकि एक आध महीने का गैप लेके चलते हैं यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अब धीरे धीरे यहाँ पे खाली हो रही है, और वो भी सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो भी पूरी तरह इस वक्त बाधित पड़े हुए हैं इस वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से। और गैस की सप्लाई की जो अनिश्चितता है उसने एक तरह से पूरी तरह यहाँ जो कारोबार है उसको ठप कर दिया है, और ये कब शुरू होगा इसकी भी गारंटी नहीं है। इसीलिए जो एसोसिएशन है यहाँ पे टाइल्स मैन्युफैक्चरर्स का, उसने इस वक्त ये डिसीज़न लिया है कि 15 अप्रैल तक जो तमाम ऑपरेशंस हैं वो बंद कर दें, और जिसके पास जैसे जैसे गैस बंद होती जा रही है वो अपनी यूनिट्स जो है उसको बंद करता जाए, और जब एक बार नॉर्मल सी आ जाएगी तब उसके बाद ही सारी यूनिट्स जो हैं वो शुरू की जाएंगी। और जाहिर सी बात है इसका एक बड़ा खामियाजा यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स को भुगतना पड़ रहा है। गैस सप्लाई बंद होने से मोरबी में अब सिरेमिक उद्योग को मजबूरन शटडाउन करना पड़ सकता है, जिससे करीब 3 लाख मजदूरों की रोजी रोटी सीधे प्रभावित होगी। मोरबी के उद्योगपति चिंता में हैं और जल्द समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ईरान युद्ध का मोरबी टाइल्स इंडस्ट्री पर कुछ ऐसा असर हुआ है कि दिन के 3 से 4 हज़ार बॉक्सेस, टाइल्स के बॉक्सेस प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां आज पूरी तरह बंद है। एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो वर्कर्स हैं, वो घर जा चुके हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं वही वर्कर्स बचे हैं जो इस वक्त मेंटेनेंस के काम के लिए ज़रूरत है। ये किलिंग जो है, किलिंग मशीन्स, ये पूरी तरह आप देख सकते हैं बंद पड़ी हैं। तमाम जो आप देखें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टैंड स्टिल है, और उसका आप यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त हम कोरल टाइल फैक्ट्री में हैं मोरबी की, और यहाँ आप देखेंगे कि ये मशीनें जो हैं पूरी तरह बंद पड़ी हैं। हालांकि इस कंपनी में गैस की सप्लाई जो है गुजरात गैस थोड़ा बहुत कर पा रहा है, लेकिन वो सफिशेंट नहीं है यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए, और इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो पूरी तरह स्टैंड स्टिल है। सब कुछ यहाँ पे इस वक्त सिर्फ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, और अगर आप देखेंगे यहाँ तो फैक्ट्री पूरी तरह बंद पड़ी है। वो फैक्ट्री जो दिन में 3 से 4 हज़ार बॉक्सेस प्रोड्यूस करती थी, लेकिन आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आखिरी लॉट जो है टाइल्स का, जो बन के पहले तैयार पड़ा हुआ था, उसके सिर्फ यहाँ पे कटिंग और पैकिंग का काम चल रहा है। देश में जगह जगह गैस सिलेंडर के लिए लाइनें भी बदस्तूर लग रही हैं। यूपी से लेकर गुजरात और मुंबई तक एक जैसा हाल है। यूपी के नोएडा में लोग 24 से 30 घंटों से लाइनों में लगे दिखे, लेकिन उन्हें सिलेंडर फिर भी नहीं मिल पा रहा है। 24 मार्च को भारत में एलपीजी के दाम स्थिर है। राजधानी दिल्ली में एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1913 रुपए का मिल रहा है, लेकिन युद्ध के कारण लगातार एलपीजी घरेलू सिलेंडर की किल्लत बढ़ती जा रही है। पहले दिन यानी 6 मार्च को राजधानी दिल्ली में एजेंसीज के बाहर कुछ लोग आए जो परेशान थे, लेकिन दिन भर दिन ये लाइन बढ़ती चली गई। पहले 10 लोग अपना सिलेंडर लेके आए, और अब 20 दिन बाद ये हालत है कि कम से कम 300 लोग यहाँ पे रात दिन लाइनों में लगे हुए हैं इस इंतजार में कि उनको उनके घर में जो यूज करने वाला सिलेंडर है, जिससे उनके घर का चूल्हा जलता है, खाना बनता है, वो मिल जाए तो वो अपने घर में खाना बना पाएं। रात भर से लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला है। इसलिए अब लोगों ने सिलेंडर के इंतजार में सड़क किनारे, एजेंसीज के बाहर सोना तक शुरू कर दिया है। भैया, कितने दिन से आप परेशान घूम रहे हैं सिलेंडर के लिए? जब से ये चल रहा है, जब से
24 तारीख से। लाइन में कब से लगे हुए हैं? हर डेली लाइन में लगते हैं, कभी नंबर ही नहीं आ रहा। जब तक नंबर आता है जब तक खत्म हो जाता है सिलेंडर। कल रात आप यहीं थे? हाँ। सिलेंडर इस तरीके से बांधे हुए हैं। ये देखिए, ये महिला जो है वो चटाई घर से लेके आई है क्योंकि रात भर इन्होंने इसी सड़क किनारे। मेरा रात भर में तबीयत ऐसा खराब हो गया कि क्या बताए। छोटा छोटा बच्चा को दूध गर्म करके, पानी गर्म करके मिलता नहीं है कि गर्म करके दे। लंबा परिवार है। 5 बजे कल सुबह से यहाँ नंबर लगाए हुए हैं, समझे। यानी 24 घंटे हो गया। अब फिर भी उम्मीद नहीं है कि मिलेगा। न बुकिंग ले रहा है न कुछ ले रहा है। बगैर बुकिंग का हम यहाँ आए। 26 रोज हो गया गैस मुझे लिए। सरकार की तरफ से एलपीजी सप्लाई दुरुस्त करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी उपलब्ध कराने के प्रोडक्शन में 40% तक की बढ़ोतरी की है। कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति 50% तक बढ़ाई गई है। पैनिक बुकिंग 88 लाख से घटाकर 50 लाख पर आई है। सभी राज्यों को एक्स्ट्रा गैस देने का प्रोसेस अपनाया जा रहा है। 4700 से ज्यादा जगह पर छापेमारी की गई है। कालाबाजारी रोकने के लिए 2 बुकिंग के बीच 25 दिन का अनिवार्य गैप तय किया गया है। प्रवासी श्रमिकों को 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यूपी में पुलिस प्रशासन के नॉनस्टॉप एक्शन के बीच सिलेंडर का संकट कम नहीं हो रहा। राजधानी लखनऊ में कई लोग आज भी एक सिलेंडर पाने के लिए परेशान दिख रहे हैं। लखनऊ का ये ठाकुरगंज का गुलाला इलाका है और यहाँ गैस के लिए लोग आए हैं गैस सिलेंडर लेने। और बहुत दूर तक लोग यहाँ पर अपना गैस, खाली गैस लेकर खड़े हैं। इसके आगे जो गाड़ियाँ दिख रही हैं उसके आगे भी लोग हैं और यहाँ पीछे भी लोग हैं। बहुत सारे लोग अपने सिलेंडर पे बैठे हैं। क्या हुआ, गैस मिली आपको? गैस नहीं मिली। ऐसे जो डिलीवरी कोड भी आ गया, वो एजेंसी जाओ तो बताते यहाँ पे, और यहाँ पे गए तो बता रहे अभी और गाड़ी आएंगी। पता नहीं क्या हो रहा है, मिल ही नहीं रही गैस। से खड़े अभी लगभग 1 घंटा हो गया बैठे हैं। मतलब हाँ, 1 घंटा हो गया, अभी गाड़ी ही नहीं आ रही, बता रहे। अच्छा, इनकी गाड़ी नहीं आई है। आप लोग को गैस मिल गया? सिलेंडर मिल गया है। हम लोग का ओटीपी आ गया था और सिलेंडर मिल रहा, सबको मिल रहा सिलेंडर जी हिसाब से। लेकिन जिनके ओटीपी नहीं आए उनको डिले हो रहा है। सिलेंडर डीएसी नंबर जो आता है उसको मिलने में डिले हो रहा है। बाकी सिलेंडर आ रहा, मिल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कितनी देर में मिला? नहीं, सिलेंडर तो आपको तुरंत मिल रहा है। सिलेंडर तो आपको कह रहे हैं बहुत देर से बैठे। नहीं, एक्चुअली क्या होगा ना, उनका डीएसी नंबर नहीं आया होगा। आपको बहुत पहले से हम देख रहे हैं इंडिया टीवी में। जी राजा शर्मा। आपको मिला गैस? नहीं, हमें नहीं मिला मैम। अभी हमारा डीएसी नंबर नहीं आया। अभी क्या बता रहे, कब आएगा? अब कम से कम 2-3 दिन में आएगा। बुक करे हुए तो कम से कम 6-7 दिन हो गए। डीएसी नंबर नहीं आया। डीएसी नंबर आ जाएगा तो हमें भी गैस मिल जाएगी। गैस हालांकि तुरंत मिल रही है, ऐसा नहीं है। गाड़ी आ रही है, डोमेस्टिक गैस मिल रही है। डोमेस्टिक गैस आपको मिल रही है। ये हम लोग ले जा रहे हैं, अपना सिलेंडर सब ले जा रहे हैं। कितनी देर लगी गैस लेने में आपको? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में मिल गया। तो यहाँ पर एक गाड़ी तो अभी आई है गैस के सिलेंडर लेके, और भी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं और पुलिस भी यहाँ पर है। आप यहाँ पे हैं, यहाँ तो गैस बट रही है। आपका क्या यहाँ काम? शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। गैस के लिए लोग मारा मारी? जी नहीं, मारा मारी क्या, मान लो कोई अराजक तत्व आ गया तो फिर। यूपी की तरह ही चंडीगढ़ में हर दिन लोगों की लाइन लग रही है। सैकड़ों लोग अपनी बारी का इंतजार करने के बाद खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। तस्वीरें इस वक्त आप राम दरबार से देख रहे हैं। यहाँ पर गेट से जो लाइन है एजेंसी के वो शुरू हुई है और इस वक्त ये जो लाइन है पूरी की पूरी आगे लगातार बनती जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और किसी तरह से एक सिलेंडर मिल जाए उसको लेके ये लाइन जो है आप देखेंगे तो पूरी की पूरी लाइन दूर तक बनती जा रही है। हालांकि जैसे जैसे दिन जो है सूरज आगे बढ़ेगा, समय आगे बढ़ेगा, ये लाइन और लंबी होती चली जाएगी। कुछ लोग उनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? हेलो मजरा से। हेलो मजरा से। कब से आ रहे हैं एजेंसी में? मैं तो पहली बार 21 तारीख को बुक कराया था तो बोला 24 तारीख आना था। 24 तारीख आया तो 100-150 लाइन लग गया है। अच्छा। गैस के बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। 3 बजे रात खड़े लोग, 3 बजे रात के खड़े हैं। यहाँ पे 4:30-5 बजे के आसपास लोग आने शुरू हुए थे। 4-5 बजे नहीं, 3 बजे रात के आए हैं। 3 बजे रात के आए। मैं खुद यहाँ पे 5 बजे। हाँ जी, मैं 5 बजे से यहाँ पर हूँ जहाँ लाइन लगनी शुरू हुई। 5 बजे तो अभी यहाँ तो 5 बजे तो यहाँ तक आई लाइन। अभी 2:30-3 बजे से लोग यहीं रात को ही खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप राम दरबार गैस एजेंसी के बाहर से देख रहे हैं। यहाँ पे लगातार जो लाइन है वो लोगों की बढ़ती जा रही है। महिलाएं भी हैं यहाँ पर। कहाँ से हैं आप? धनास से। धनास से आए हैं।
तो आप इतनी दूर से यहाँ पे? सर मजबूरी है, क्या करें, आना पड़ा। लगे हैं लाइन में, देखो कब नंबर आएगा। क्या कह रहे हैं एजेंसी से बात हुई? एजेंसी वाले तो कह रहे हैं कल आना परसों आना, रेडी यहीं आके लाइन लगाते हैं, ऐसे खड़े होकर चले जाते हैं फिर। कल भी आए थे आप? हाँ जी। कितनी देर खड़े रहे? 2-3 घंटे खड़े रहे लाइन में, फिर मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे तो वापस चले गए। शाम को 6 बजे वापस गए हम। तो ये हालात जो हैं वो यहाँ पे लगातार जो आप देख रहे हो कि लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हैं। देश में एलपीजी की तंगी ऐसी है कि लोग सिलेंडर चोरी कर रहे हैं। जयपुर में स्कूटी से आए चोरों ने जयपुर में एक घर से सिलेंडर उड़ा लिया। सिलेंडर चुराने के बाद दोनों चोर स्कूटी से भागने लगे, लेकिन जैसे ही स्कूटी अगले तिराहे पर पहुंची, हड़बड़ी में स्कूटी फिसल गई और दोनों गिर गए। इसके बाद लोगों ने एक चोर को पकड़ लिया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। गैस सिलेंडर पर टेंशन अभी कम नहीं हुई है कि अब पेट्रोल पंप पर भीड़ जुट गई। अचानक तेल की कमी फैली। अफवाह के बाद गुजरात के कई शहरों में पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लग गई। अहमदाबाद में भी आज पेट्रोल पंप के बाहर भीड़ नजर आई। जिन लोगों की गाड़ी में पहले से काफी पेट्रोल था वो भी पंप पर पहुंच गए। सोमवार को अहमदाबाद में पेट्रोल की पैनिक बाइंग के बाद अभी भी जो पैनिक बाइंग का सिलसिला है वो रुका नहीं है। सरकार ने कई बार ये घोषणा भी कर दी है कि पेट्रोल का और डीजल का इनफ स्टॉक अवेलेबल है सभी पेट्रोल पंप्स पे। फिर भी आप देखिए आज सुबह से ही अहमदाबाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कारों की और बाइकर्स जो हैं वो अंदर पेट्रोल पंप पे बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बड़ी लंबी लाइन यहाँ पे कारों की आज सुबह से ही लग रही है। यहाँ पे आप देखिए कि ये लोग अमूमन अगर आप देखें इस टाइम पे जब आप पेट्रोल पंप पे आएंगे तो 2, 4, 5 लोग 10 लोग पेट्रोल भरवा रहे होते हैं, लेकिन आज यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और ये पैनिक बाइंग का ही नतीजा हो सकता है।